नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। आप 2 मिनट पहले कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में हमने जो है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को हमने स्टार्ट किया था। तो मौलिक अधिकार की यदि बात की जाए तो भारत में जो इनको कहाँ से लिया गया है, यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से इनको लिया गया था। साथ ही संविधान के किस भाग में जो है फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है, संविधान के भाग 3 में रखा गया है। और इसीलिए जो है संविधान के भाग 3 को जो है संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब मैग्ना कार्टा से क्या मतलब है, यानी जहाँ पर किसी भी प्रकार के अधिकारों की बात होती है तो उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लेकिन हमारे संविधान के भाग 3 में जो है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, तो इसलिए इसको संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, संविधान के भाग 3 को। हमारा मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तब इसमें कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में जो है 7 मौलिक अधिकार थे। अब दोस्तों, 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान की हम बात करते हैं तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे संविधान में? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो दोस्तों, 7वां कौन सा मौलिक अधिकार था जिसको जो है समाप्त कर दिया गया है? तो 7वां मौलिक अधिकार हुआ था संपत्ति का अधिकार, जिसको जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया। और इसके बाद एक नया आर्टिकल बनाया गया था, आर्टिकल 300 के, और इसको जो है संविधान के भाग 12 में डाल दिया गया और इसको जो है लीगल राइट्स जो है बना दिया गया था। अब दोस्तों, जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार था, इसको जो है आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 बन के एफ में जो है रखा गया था। यहाँ से इसको समाप्त करके जो है एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 300 के, और इसको संविधान के भाग 12 में जो है जोड़ दिया गया था और इसको एक लीगल राइट्स बना दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को। लीगल राइट्स का मतलब होता है दोस्तों, अगर किसी पिता की 2 संतान हैं तो उसके मरने के बाद जो उसकी संपत्ति जो इन 2 बेटों में जो है बढ़ जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। अब ये बाकी के 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से बचे हैं? तो पहला मौलिक अधिकार है समानता या समता का अधिकार, जिसमें हम आर्टिकल 14 से कहाँ तक पढ़ेंगे? आर्टिकल 14 से 18 तक पढ़ेंगे। दूसरा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे। तीसरा कौन सा है दोस्तों? तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें आर्टिकल कहाँ से पढ़ेंगे? 23 और 24 को पढ़ेंगे। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 25 से 28 तक जो है पढ़ेंगे। किसमें दोस्तों? 25 से 28 तक पढ़ेंगे। और पांचवा कौन सा है दोस्तों? शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार, इसमें जो है आर्टिकल 29-30 को पढ़ेंगे। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको आर्टिकल 32 में हम पढ़ते हैं। तो इन सभी को जो है अच्छे से हमने कल की क्लास में जाना था, उससे आगे की हम बात करते हैं। और साथ ही संविधान के भाग 3 में जो आर्टिकल 12 से 35 तक जो हम पढ़ते हैं, जिसमें आर्टिकल 12 तक हम पढ़ चुके थे। आर्टिकल 12 में कहा गया था राज्य की परिभाषा। तो यहाँ पे राज्य से मतलब है देश यानी राष्ट्र से या नेशन से। तो राज्य की परिभाषा जैसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विधानसभा, संसद, लोकसभा, अन्य निकाय, स्थानीय निकाय, तो ये सभी मिलकर जो है राष्ट्र यानी नेशन को क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब आर्टिकल 13 से हम बात करते हैं, अनुच्छेद 13। ये क्या कहता है? राज्य को कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। तो आप दोस्तों, यहाँ पर जो ये राज्य है, यहाँ से इसका मतलब है संसद से। तो राज्य यानी संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। तो संसद जो है कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। अगर ऐसा कोई कानून बनता भी है तो वह अपने आप स्वयं ही जो है स्वतः या शून्य हो जाएगा। तो इसीलिए जो है इसको आर्टिकल 13 को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी या मूल अधिकारों का गारंटर कहा जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस आर्टिकल को जो है सजग प्रहरी या किस आर्टिकल को जो है मूल अधिकारों का गारंटर कहा जाता है? तो आर्टिकल 13 को कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक नोट लिखते हैं, यदि कोई कानून मूल अधिकार का उल्लंघन करे तो वह स्वतः ही जो है
शून्य या समाप्त हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब अपना पहला मौलिक अधिकार यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे, समानता का अधिकार या समता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो हम पढ़ते हैं। कहाँ से? 14 से लेकर 18 तक पढ़ते हैं। अब अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। मतलब अनुच्छेद 14 कहता है चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, ऊंच हो, नीच हो, सभी के लिए जो है कानून समान है और सभी को जो है समान संरक्षण दिया जाएगा कानून का। ये आर्टिकल 14 कहता है। और आर्टिकल 14 जो है दो देशों से मिलकर जो है बना हुआ है। विधि के समक्ष समानता ये ब्रिटेन से और समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया है। अब आर्टिकल 14 तो कहता है कि कानून की नज़र में जो है सभी समान है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो, कोई भी हो, सभी को जो है समान रूप से जो है कानून जो है सभी के लिए लागू होगा और साथ ही सभी को समान संरक्षण जो है दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर कुछ अपवाद हैं, यानी कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। तो कौन कौन से आर्टिकल ऐसे हैं जो कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं? तो आर्टिकल 361 कहता है विशेष अधिकार प्राप्त है, यानी आर्टिकल 361 के तहत जो है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को जो है विशेष अधिकार प्राप्त है। मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर अपने पद पर रहते हुए किसी मामले में दोषी पाए जाते हैं तो जब तक ये अपने पद पर रहेंगे तब तक इन पर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। यानी इनको जो है स्पेशल राइट जो है मिला हुआ है। यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक ये अपने पद पर रहेंगे और किसी मामले में दोषी पाए जाते हैं तो जब तक ये अपने पद पर रहेंगे जब तक इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, और जब ये अपने पद से हट जाएंगे तब जो इन पर कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो एक तो ये था आर्टिकल 361 जो कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। अब आर्टिकल 105 और 194 ये भी करते हैं। तो आर्टिकल 105 में सांसद यानी एमपी, तो दोस्तों जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको कहते हैं हम सांसद या एमपी, तो इनको विशेष अधिकार प्राप्त है। और अनुच्छेद 194 में कहते हैं एमएलए और एमएलसी। तो जो राज्य विधानमंडल होती है इसके दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा के सदस्यों के एमएलए यानी विधायक और विधान परिषद के सदस्यों के एमएलसी जो है कहा जाता है। अब इनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? यानी सत्र के 40 दिन पूर्व या बाद तक जो है गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जब संसद का सत्र चल रहा हो तो उससे 40 दिन पहले या 40 दिन बाद तक जो है विधायक और सांसदों को जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो ये इनको जो है स्पेशल राइट यानी विशेष अधिकार प्राप्त हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। 361, 194 और 105 है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों एक नोट लिखेंगे, अनुच्छेद 14 को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा गया था। तो किस मामले के तहत जो है अनुच्छेद 14 को नैसर्गिक न्याय का मामला क्या कहा गया था? नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा गया था। तो एक बाद यानी केस था, मिनर्वा मिल्स वर्सेस संघ सरकार 1980 का मामला था। तो इस मामले में जो है क्या कहा था? तो इस मामले में आर्टिकल 14 को जो है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा गया था, यानी अनुच्छेद 14 के लिए जो है समान रूप से न्याय करता है। तो इसीलिए जो है अनुच्छेद 14 को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा गया था। किस मामले में कहा गया था? मिनर्वा मिल्स वर्सेज संघ सरकार 1980 के मामले में कहा गया था। तो ये आपको याद रखना है। और विधान परिषद जो है दोस्तों सभी राज्यों में नहीं है, ये जो है 6 राज्यों में, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है। यानी जो विधान परिषद है ये जो है सभी राज्यों में नहीं है बल्कि 6 राज्यों में, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आर्टिकल 15 के बारे में देखते हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 15 का वन यानी जाति, लिंग, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 15 कहता है जाति, लिंग, धर्म, वंश व जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आर्टिकल 15 को तो क्या कहता है? उपरोक्त आधार पर यानी जाति, लिंग, धर्म व वंश, जन्म स्थान के आधार पर तालाब, दुकानों, होटलों, सार्वजनिक पार्क में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। यह आर्टिकल 15 का तो कहता है। आर्टिकल 15 का 3 क्या कहता है? आर्टिकल 15 का 3 कहता है राज्य को अधिकार दिया गया है कि वे महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करें। यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? 2005 में जो है ये बनाया गया था, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम।
अब यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 15 के 6 में। तो आर्टिकल 15 के 6 की यदि बात करते हैं तो सबसे पहले आर्टिकल 15 का 6 और आर्टिकल 16 का 6 इसको जो है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है जोड़ा गया था। तो जो आर्टिकल 15 का 6 और 16 का 6 इसको जो है कब जोड़ा गया था? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जोड़ा गया था। अब आर्टिकल 15 के 6 में क्या है? आर्टिकल 15 के 6 में जो है आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को यानी EWS को 10% आरक्षण जो है शैक्षणिक संस्थानों में दिया जाएगा। तो आर्टिकल 15 का 6 कहता है आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को 10% का आरक्षण जो है शैक्षणिक संस्थानों में दिया जाएगा। और 16 का 6 कहता है 10% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा EWS को। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। तो लोक नियोजन की समानता। तो दोस्तों लोक नियोजन की समानता यानी सरकारी नौकरियों में सभी को समानता मिलेगी, ये आर्टिकल 16 जो है कहता है। अब यहाँ पे बात की गई अनुच्छेद 16 के 4 की, यानी राज्य को अधिकार है कि वह जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकता है। यानी राज्य को अधिकार है कि वह जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकता है। जिस समाज की जो है सरकारी नौकरियों में जनसंख्या कम है उनको जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जा सकता है। यह आर्टिकल 16 के 4 में है। अब आर्टिकल 16 के 6 की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसको 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जोड़ा गया था। इसमें कहा गया EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को 10% आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा। यानी आर्टिकल 15 का 6 कहता है शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण मिलेगा EWS को, और आर्टिकल 16 कहता है EWS को 10% आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 17 की। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत याद रखें दोस्तों, ये किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। तो दोस्तों अगर कोई किसी के साथ छुआछूत या अस्पृश्यता करता है, वह किसी के खिलाफ FIR करा दे तो उस पर जो है 500 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम 1955 जिसमें संशोधन किया गया था और जिसको जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जो है किया गया था, इसका उल्लंघन करने पर सज़ा 500 रुपये जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है, और साथ ही दोनों भी हो सकती हैं कोई किसी के खिलाफ छुआछूत या स्पर्शता करता है तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आर्टिकल 18 की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों के अंत के बारे में। तो जो आर्टिकल 18 ये कहता है उपाधियों का अंत मतलब कोई भी व्यक्ति अब राजा, महाराजा, विक्रमादित्य, परमादित्य, महाराजा धीराज, महाराजा की उपाधि धारण नहीं करेगा। अब आप सोच रहे होंगे जैसे ये डॉक्टर की उपाधि है, भारत रत्न है, पद्म विभूषण है। तो जो डॉक्टर की उपाधि है ये तो होती है दोस्तों डिग्री होती है, और जितने भी ये जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री पुरस्कार, तो ये सारे जो है सम्मान होते हैं, ये टाइटल नहीं होते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में? आर्टिकल 18 में। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में है। तो ये था हमारा समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमने सब पढ़े, अच्छे से आपको समझ आए होंगे। अब हमारा दूसरा मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 19 से 22 तक हम पढ़ने वाले हैं, और इसमें जानेंगे हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी है। तो अनुच्छेद 19 का वन ए कहता है, अनुच्छेद 19 वन का ए कहता है बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, जानने का अधिकार, शांत रहने की स्वतंत्रता और इंटरनेट का प्रयोग। तो आर्टिकल 19 वन का ए कहता है बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको जो बोलने का अधिकार है और अपने विचार अभिव्यक्त करने का जो अधिकार है, ये आर्टिकल 19 वन के ए में है। साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता यानी मीडिया वालों को जो है किसी भी व्यक्ति से क्वेश्चन करने की जो स्वतंत्रता या आज़ादी मिली हुई है, ये आर्टिकल 19 वन के ए में दी हुई है। जैसा आपने देखा होगा मीडिया वाले जो है किसी से भी कोई भी क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। तो ये स्वतंत्रता इनको कहाँ से मिली? आर्टिकल 19 वन के ए से। अब राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, आपने देखा होगा राष्ट्रीय ध्वज फहराने की जो स्वतंत्रता है, यानी गांव में जो है कोई भी
अपने मकान पर या कहीं भी जो है राष्ट्रीय ध्वज जो फहरा लेता है। तो इसको ये स्वतंत्रता कहाँ से मिली हुई है? आर्टिकल 19 से जानने का अधिकार यानी आरटीआई, सूचना का अधिकार। तो अगर आप आरटीआई डालते हैं अपने गांव के प्रधान के लिए तो आप ये जान सकते हैं कि आपके प्रधान ने कितना काम कराया है, कितना पैसा कहाँ पर खर्च कराया, कितने कार्य कराए हैं। तो ये आपका जानने का अधिकार है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 19 में। साथ ही शांत रहने का अधिकार। आपने देखा होगा मीडिया वाले किसी व्यक्ति से कोई सवाल पूछते हैं, किसी से भी, तो कुछ व्यक्ति जो है जवाब देते हैं और कुछ व्यक्ति जो है शांत रहते हैं। तो उनको जो शांत रहने का ये अधिकार है आर्टिकल 19 में है। साथ ही इंटरनेट का प्रयोग भी जो है जिसको 2017 में जोड़ा गया था, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। तो ये आपको याद रखना है। और ये सारे जो मौलिक अधिकार हमें आज़ादी के जो मौलिक अधिकार हैं ये आर्टिकल 19 में जो है दिए गए हैं। अब इससे आगे के जो आर्टिकल बचे हैं इनको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।